नमस्कार, मैं हूं नकमा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद राजनीति और कारोबार के तेल की धार काफी बदल गई है। यूरोपीय देशों की पाबंदी से मुकाबले के लिए रूस ने सस्ती दरों पर भारत को कच्चा तेल देना शुरू किया। नौबत ये हुई कि रूस आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन गया है और भारतीय कंपनियां इस कच्चे तेल को रिफाइन करके अलग अलग यूरोप में बेच रही हैं, अरबों का मुनाफा कमा रही हैं। 2022-23 में भारत ने रूस से 9,70,000 से 9,80,000 बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन खरीदा, जबकि भारत कुल मिलाकर प्रतिदिन 45 से 46 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदता है। 2022 में रूस से भारत को कच्चे तेल का आयात 10 गुना बढ़ गया। भारत ने इस सस्ते तेल की बदौलत $500 करोड़ की बचत भी की। यूरोप को भारत ने बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम उत्पाद बेचे। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के बीच 78.58 अरब डॉलर का पेट्रोलियम उत्पाद बेचा गया। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन को ये रास नहीं आ रहा। उसके मुताबिक ये रूस पर लगी पाबंदी को एक तरह से दरकिनार करना है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने ईयू से अपील की कि भारत से आने वाले तेल पर रोक लगाएं। उन्होंने कहा, भारत रूसी तेल खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो इसका इस्तेमाल कर ऐसा केंद्र बन रहा है जहां रूसी तेल का परिशोधन कर उसके उत्पादों को हमें बेचा जा रहा है तो हमें कार्रवाई करनी होगी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब यूरोप रूस से भारत के तेल खरीदने और उसे बेचने पर सवाल उठा रहा हो। भारत ने हमेशा इसका सख्ती से जवाब दिया है। इस बार भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोसेफ बोरेल को सुरक्षा परिषद के नियम देखने की सलाह दी और कहा कि भारत किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है। Because my understanding of the council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. लेकिन असली बात यह है कि पश्चिम की तेल कंपनियां भी यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद तेल के बढ़ते दामों की वजह से कमाई कर रही हैं। मिसाल के तौर पर इस साल शेल कंपनी ने $40 अरब की कमाई की, टोटल एनर्जीज ने $36.2 अरब की और बीपी ने $28 बिलियन की। यानी कि जो पश्चिमी देश की तेल कंपनियां हैं उन्होंने अपना कारोबार बंद नहीं किया है, बल्कि गैस भी वहीं से आ रही है यूरोप की। रूस पर पाबंदी लगाने के बावजूद कई यूरोपीय देश रूस से फॉसिल फ्यूल और तेल खरीद रहे हैं। रूस से फॉसिल फ्यूल खरीदने वाले जो सबसे बड़े 20 देश हैं उनमें आधे से ज़्यादा यूरोपीय संघ के हैं। मिसाल के तौर पे जर्मनी रूस से $26 अरब के फॉसिल फ्यूल खरीद रहा है, नीदरलैंड $18 अरब, इटली $12.8 अरब और पोलैंड $12.1 अरब। इसके अलावा फ्रांस $9.5 अरब के जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल खरीद रहा है। इस सूची में बेल्जियम, हंगरी, बुल्गारिया भी शामिल हैं। तो ये अजीब है, आप भारत को रूस से तेल खरीदने को रोकें और खुद कारोबार जारी रखें। तो सच की पड़ताल में हमारा सवाल है, रूस से तेल खरीद कर यूरोप को बेच रहा भारत, यूरोपीय संघ ने इस पर उठाए सवाल। क्या ये भारत के साथ यूरोप का दोहरा रवैया है? आपके पास हर रोज़ की तरह 3 विकल्प हैं। आपके विचार क्या हैं? हाँ, नहीं या कह नहीं सकते? हमें भेजिए, सच का मीटर में हम दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 2 मेहमान। वीबी सोनी हैं जो यूक्रेन में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं, और इसके अलावा आफाक हुसैन हैं जो निदेशक हैं ब्रीफ के। वीबी सोनी, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने जवाब दिया जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से सवाल उठाए गए। इसमें आपको लगता है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? यूरोपियन यूनियन या पश्चिमी देशों का कारोबार बंद नहीं हुआ है रूस से, और भारत को सलाह दी जा रही है, नसीहत दी जा रही है कि वो अपना या यूरोपीय देशों को कहा जा रहा है कि भारत से उत्पाद न लें। आप कैसे देखते हैं इसे? स्टैंड लिया है उन्होंने। सबसे पहले आप देखिए कि भारत कोई इलीगल चीज नहीं कर रहा है, विद इन द रूल्स कर रहा है। और जैसे कि विदेश मंत्री ने वहां पर बताया कौन से रूल को उल्लंघन किया है वो हमें बताइए। सबसे पहले बड़ी बात यह है
कि हम जहां से भी सामान लेंगे हम उसको रीपैकेज करके नहीं भेज रहे हैं, हम उसको वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जब आप वैल्यू ऐड करेंगे तो वो सामान, वो उसको ये नहीं माना जाता कि सोर्स से यहाँ आया है वहां का प्रोडक्ट हो जाएगा, हमारा उसके ऊपर स्टैंप लगती है। तो इसमें ये कैसे कह सकते हैं कि आप हम करते जाएंगे, आप नहीं कर सकते। अगर आप देखिए कि 18वीं 19वीं सदी में इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म जब था, क्या किया करते थे, सारा जो रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से दूसरे कंट्री से आते थे उसको प्रोसेस करके वापस कर देते थे। हम क्या कर रहे हैं, हम भी एक रॉ मटेरियल बना के उसको नए शेप देके और उसको बेच रहे हैं। तो इसमें आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई उल्लंघन नहीं कर रहे। आपने अपने रेगुलेशंस बनाए हैं, आपकी लड़ाई यूक्रेन में रशिया से चल रही है, आप लड़ाई लड़िए, लेकिन आप हमको क्यों रोक रहे हैं कि जो हमारा लेजिटिमेट एक्टिविटी है वो रोकें। ये बिल्कुल ही डबल स्टैंडर्ड है। यूरोप में भी आपस में उनका मेल जोल नहीं है। सारी कंट्रीज ये नहीं मानती कि रूस के साथ बिल्कुल ही रिलेशंस खत्म करिए जाएं। अब आपको याद होगा कि जर्मनी और फ्रांस इसमें बिल्कुल ही इनका आइडियाज डिफरेंट हैं जो कि दूसरी कंट्रीज से। तो वो चाहते हैं कि हम अब उनके साथ जो गैस वगैरह आ रही थी वो आती रहे जैसे कि पहले आती रही थी। तो अगर आप आपस में ही आपकी समझ नहीं है तो हम दूसरों हिंदुस्तान को कैसे आप तो एम्बेसडर सोनी, ये एक तरह से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की तरह देखा जाए। पहले भी ये बात उठ चुकी है, पहले भी निर्मला सीतारमन ने भी इसका जवाब दिया था, विदेश मंत्री जयशंकर भी बोल चुके हैं, जब बार बार ये कहा जाता है कि एक दबाव तब भी था कि भारत जो है वो रूस से तेल ना ले और जो पश्चिम सैंक्शंस लगा रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है, उसका सभी पालन करें। भारत ने हमेशा एक अपना इंडिविजुअल स्टैंड, एक न्यूट्रल अलग स्टैंड बनाया है, लेकिन दबाव की कोशिश रही है पश्चिम की तरफ से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता, आपकी लड़ाई जहां पर है वो लड़िए आप, लेकिन आप हमको कैसे दबाव लगा सकते हैं कि हम भी आपकी लड़ाई में लड़ें। हमारा इंटरेस्ट नहीं है वहां पर, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपका है और आप वहां पर जो लड़ाई जो लड़ रही है वो आपके रूस में और यूक्रेन में नहीं है, ये प्रॉक्सी लड़ाई है। और प्रॉक्सी कौन लड़ रहा है? बाहर के मुल्क। कौन से बाहर के मुल्क हैं? यूरोप, यूएस। तो आप ये किस प्रकार से दोगली चीजें कर रहे हैं? एक तो आप जानते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई में लड़े, हम क्यों लड़े? हमारा इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है वहां पर। तो ये जो आफाक साहब बिजनेस इंटरेस्ट की बात करें तो भारत और रूस के बीच जो ट्रेड है, अगर आप रूस और यूरोपियन देशों के बीच का ट्रेड देखें तो वो कैसे आप देखते हैं? क्योंकि यूरोप का ट्रेड जो कारोबार है वो तो काफी बड़ा है रूस के साथ भारत के मुकाबले। देखिए, भारत और रूस का मेजरली ऑयल ट्रेड ही है। क्रूड ऑयल हम वहां से ला रहे हैं, जो कि पहले नहीं आता था। जो यूक्रेन वॉर शुरू हुई उसके बाद वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गई। बहुत कम था पहले, 2% होता था हमारे टोटल में रशिया का शेयर, जो कि अब बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन उसमें अब ये है कि अब जैसे एम्बेसडर साहब ने भी बताया, एक होता है रूल ऑफ ओरिजिन, एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोई चीज मान लीजिए रूस से आ रही है, फिर वो भारत आ रही है, भारत में उसको पूरा चेंज किया जा रहा है, उस पर प्रोसेसिंग हो रही है, फिर वो जा रही है, देन इट फॉल्स अंडर द परव्यू में आती है। इसमें कोई आपत्ति, ये करने में कोई गलत नहीं है, इसको आप सैंक्शंस का उल्लंघन नहीं मान सकते हैं। सो इट इज, ये एक माना जाए जैसे हमारा इंडिया यूएई के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर कोई चीज इंडिया से वहां जाती है, वहां पे उस पर कोई काम होता है, प्रोसेस, फिर वो किसी और देश में जाएगी, इट इज कंसिडर्ड। यूरोप का रशिया के साथ अगर कोई विवाद था, डे 1 से उन्होंने ट्रेड बंद नहीं किया। 5 दिसंबर विच इज 7 महीने बाद उनकी सैंक्शंस लागू हुई सीबॉर्न क्रूड इंपोर्ट्स पे, ऑयल इंपोर्ट्स पे। अगर उनके इतने ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स थे, फिर वो पहले दिन से आना चाहिए। अगर फरवरी में जंग शुरू हुई, दिसंबर तक इंतजार करने की जरूरत क्या थी उसमें? सो वो भी अपना प्लान रेडी रख रहे थे कि हम अपने आप को कैसे सेफ गार्ड करें इकोनॉमिक इम्पैक्ट से। देखिए, एक होता है किसी देश को सपोर्ट करना पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, वो सही बात है, हम इंडिया में स्टैंड विद यूक्रेन, बट हमें अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना है, जैसे यूरोप भी रख रहा है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ख्याल। और जो पश्चिमी कंपनियां हैं जैसे शेल ही है, उसने भी तो ये लगातार उसका बिजनेस तो जारी है, $40 अरब उसने कमाई की। वही मैं कह रहा हूँ, सब कुछ चालू है।
तो फिर ये सैंक्शंस एंड भारत के ऊपर दबाव डालना ये ज्यादा पॉलिटिकल है। एंड इस पे अगर कोई लीगल स्टैंडिंग हो फिर वो सामने आ जाए कि लीगली आप सैंक्शंस का उल्लंघन कर रहे हैं। बट मैंने आपको ये पहले भी बताया कि एक रूल ऑफ ओरिजिन एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में भी यूज होता है, ताकि कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मिसयूज ना करे। उस सिमिलरली ताकि कोई सैंक्शंस का उल्लंघन ना करे, उसमें भी ये रूल ऑफ ओरिजिन यूज होता है, जिसका एक सर्टेन परसेंटेज के बियॉन्ड अगर उस चीज पे प्रोसेसिंग होती है तो वो भारत से भेजा हुआ माना जाएगा, ना कि रशिया की कोई चीज मानी जाएगी। दूसरा चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट। हम इकोनॉमिक्स की बात अगर कर रहे हैं, अगर भारत ट्रेड रूस से लाना बंद कर देगा, कोविड अभी गया है, कोविड का इंपैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, इकोनॉमिक इंपैक्ट जो कोविड का था वो भी खत्म नहीं हुआ, तो हम हमारी जो 1.5 बिलियन की आबादी है उसको कैसे हम सपोर्ट करेंगे, जो कि मेजॉरिटी है आपकी लोअर इनकम ग्रुप में आती है, आप उनको कैसे सपोर्ट करेंगे? इन्फ्लेशन जो बढ़ेगी जी, और तेल की लगातार कीमतें बढ़ेंगी, बिल्कुल इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आप कैसे इसको, आपके लिए इकोनॉमिकली सही नहीं है, वायबल नहीं है, और हम लगातार देख रहे हैं कि जो पश्चिमी हमारे रेवेन्यूज भी कम हो जाएंगे। अगर मेरे इंपोर्ट्स कम होते हैं, भारत सरकार का इंपोर्ट रेवेन्यू कम हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं से पश्चिमी देश एक तरह से बल्कि दोहरा मापदंड अपनाते हुए एक मॉरल स्टैंड लेके एक दबाव डालने की कोशिश में है। एग्जैक्टली ये मॉरल, इसमें कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है। एंड पॉलिटिकली एक अलग चीज होती है कि मॉरली यू स्टैंड विद द कंट्री, आप एक देश के साथ मॉरली आप उसके साथ। हमारा भारत और चीन की आप सिचुएशन लीजिए, हमें सबको पता है पिछले कुछ सालों से कैसे हालात है भारत और चीन के, और आप ट्रेड डेटा देखिए, हर साल हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं भारत और चीन के ट्रेड को लेकर। बिल्कुल, बावजूद जो भी आपके डिप्लोमेटिक रिश्ते हों, लेकिन जो इकोनॉमिक है कारोबार जो है वो चलता रहता है। एम्बेसडर सोनी, एक आखिरी कमेंट आपसे कि यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल का ये कहना क्यों, क्या एक दोहरा मापदंड तो है ही, पर इस समय क्या आपको लगता है इसका लॉजिक है, जबकि जैसे सब जान रहे हैं कि ये कानूनी बिल्कुल गलत नहीं है, ये लीगल नहीं था, ये किसी तरह से भी रूल्स का उल्लंघन नहीं था? देखिए, ये क्योंकि रूल के बेसिस पे तो वो कभी डिफेंड कर ही नहीं सकते, तो इसको पोस्चरिंग कहते हैं। क्योंकि अगर आपसे वैसे नहीं जीत सकते तो एक क्रिएट करिए इन द प्रेस, इन द माइंड ऑफ द पीपल दैट मॉरली गलत हो रहा है, लीगली नहीं है, तो देर हमारे मॉरल को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये बड़ी हंसने की बात है कि इस प्रकार से पोस्टरिंग करने से आपका जो आर्ग्यूमेंट जीत नहीं सकते। बिल्कुल, तो एक सेकंड के लिए आप जीत जाएंगे आइडिया, बट नोबडी विल इन द लॉन्ग रन एक्सेप्ट। श्योर, तो ये एक पोस्चरिंग है और एक चूंकि बिल्कुल ये सही नहीं है कानून के तौर पे, लेकिन बस एक मॉरल स्टैंड या लोगों के मन पे एक दबाव डालना। एम्बेसडर सोनी, धन्यवाद आपका। आफाक हुसैन, आपका धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। हमने आप लोगों से ये सवाल पूछा कि रूस से तेल खरीद कर यूरोप बेच रहा भारत, यूरोपीय संघ ने इस पर उठाए हैं सवाल। क्या ये भारत के साथ यूरोप का दोहरा रवैया है? आपकी इस पर क्या राय है? दिखाएंगे सच का मीटर ब्रेक के बाद। और अब सच का मीटर, और आज का सवाल था रूस से तेल खरीद कर यूरोप को बेच रहा भारत, यूरोपीय संघ ने इस पर उठाए सवाल। क्या ये भारत के साथ यूरोप का दोहरा रवैया है? हमारे पास 6000 लोगों की राय इस पर आई है, जिनमें 78% मानते हैं हाँ, और 17% का कहना यह भी है कि यह दोहरा रवैया नहीं है, पर 5% वो लोग भी हैं जिनकी इस पर कोई राय नहीं है। पर यह सच है कि यूरोप या पश्चिमी देश अपना कारोबार बनाए हुए हैं रूस के साथ, और भारत के ऊपर एक नैतिक दबाव बनाने की कोशिश है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।